न्यू ईयर वर्ष शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम क्लास लेने जा रहे हैं। यह जो क्लास है आप सबों को हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी या ई4 की एग्जाम हो, बिहार दरोगा की एग्जाम हो, या फिर कर सकते हैं कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जो आप एग्जाम देने जाएंगे, इसमें भूगोल से, भारत का भूगोल से जो भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी पीडीएफ से आएंगे। और यह पीडीएफ जो है तो हम अभी डील करने जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी बीपीएससी की परीक्षा में या फिर दरोगा की एग्जाम कह लीजिए, कहीं न कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम समझते हैं कि यह जो है आज जो आपका दरोगा का जो एग्जाम होने जा रहा है, आगे एग्जाम में भी ये रामबाण साबित होगा। आगे जो एईडीओ का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये रामबाण साबित होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग लाइव आएंगे और इसमें जो है सभी लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करेंगे, और जितना जल्दी हो सके अपने दोस्त को यह वीडियो शेयर करेंगे। और इससे होगा क्या कि आपके साथ साथ दूसरे को भी बेनिफिट मिलेगा और इससे ज्यादा बेनिफिट होगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप यदि किसी का मदद करते हैं तो आपका खुद ब खुद मदद हो जाएगा। और यह ऐसा क्वेश्चन है कि आप अगर 10th 12th 11th जो भी आप पढ़े हैं वो सब में आप देखेंगे कि ये आपका 100% आया हुआ ही है। तो अब देखिए हम शुरू करते हैं आगे अगली कड़ी में, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है भारत विस्तृत है। पहला क्वेश्चन है भारत विस्तृत, यानी विस्तृत का मतलब हुआ विस्तार, यानी भारत का जो विस्तार है यह कहां से कहां तक है। तो भारत का विस्तृत लिखा हुआ है, कहीं पे आपको मिल सकता है कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। तो आपका जो आंसर होगा ये भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर, ठीक है, और 68 डिग्री 97 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। तो आप पहला क्वेश्चन क्या देखिए कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। तो आपका जो आंसर होगा भारत का विस्तार जो है, देखिए आगे भारत का विस्तार है, देखिए कि 8 डिग्री 4 मिनट कहां से है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और इस बीच में अगर हम डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और क्रिएट हो जाता है, कहता है क्या कि कर्क रेखा, यानी आप जानते हैं कर्क रेखा कहाँ अवस्थित है हमारे ग्लोब पर, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तर की ओर में जो खींची गई रेखा है अक्षांश रेखा, उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और वह जो कर्क रेखा है वह भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। आपसे यदि क्वेश्चन रहेगा कि भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली कौन सी रेखा है, तो आपका जो आंसर होगा कर्क रेखा होगा। अब कर्क रेखा कहाँ अवस्थित है, तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ में, यानी कि यह जो है उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यह अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हम जाते हैं, अगला क्वेश्चन पे कहता है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये बिल्कुल सही है। भारत का क्षेत्रफल
संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। परंतु इनका जो है इसके बारे में सही क्या है? तो कहता है संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। यह आंसर गलत है। आपका जो है ये संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या जो है निवास करती है। टोटल विश्व का भारत में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो आपका जो आंसर होगा 17%। क्या होगा आंसर? 17%। अब डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हम थोड़ा आगे बढ़े तो भारत का क्षेत्रफल, देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32 लाख, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? तो 263 वर्ग किलोमीटर है। अब आगे देखेंगे कि यह जो है क्षेत्र के स्थलीय भाग और जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4%। मतलब कहने का कि टोटल जो है विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका जो मात्र 2.4% हिस्सा भारत में आती है, जिसमें कि इतना जो है यानी कि 17.5% जो है जनसंख्या निवास करती है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 16.51%। एग्जैक्ट अगर पूछा जाएगा तो यह संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51% जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए ये कर रही थी, लेकिन 1990 तक की जनसंख्या के आधार पर ये जो डाटा है 16.51%, यह जो डाटा है ये आपका जो है 1990 के डाटा के अनुसार। लेकिन निकटतम जो सही विकल्प है वो संदर्भ में 17.5% जो अभी हम जस्ट बताए, तो अभी का जो आंसर आता है 17.5%। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय प्रमाणिक समय। भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी, आईएसटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड, सॉरी यानी कि यहाँ पे हम देखना चाहेंगे आईएसटी लिखा हुआ है। आईएसटी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पे देखिए भारतीय प्रमाणिक समय, ये जो लिखा हुआ भारतीय प्रमाणिक समय, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आईएसटी, आई फॉर इंडियन, एस फॉर स्टैंडर्ड, टी फॉर टाइम। कभी कभी पूछ दिया जाता है, जैसे कि एक बार पूछ दिया जाता गया था जीपीएस का फुल फॉर्म, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम था। तो अभी आप देखिए कि भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो कितना डिग्री का अंतर पाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा 5.5 घंटे। अब वहां पे आपको ध्यान कंसंट्रेशन बना करके क्वेश्चन सोल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कितना मामला है, क्योंकि माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। तो हमारा जो भारतीय प्रमाणिक समय है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम केवल 5.5 घंटा आगे है। अब आगे देखिए कहता है, इसका डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लेते हैं। आगे कहता है कि भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी, इसको माना जाता है कितना डिग्री? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय किसको माना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जा रहा है। और यह देशांतर रेखा जो है प्रयागराज मिर्जापुर से होकर गुजरती है। आपसे क्वेश्चन रहेगा कि बताइए भारतीय मानक समय रेखा जो है कहां से होकर गुजरती है? तो आपका जो आंसर होगा प्रयागराज, प्रयागराज मिर्जापुर से। और प्रयागराज कहां पड़ता है? तो आप जानते हैं इलाहाबाद में पड़ता है। अब देखिए भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा आगे है। अब आगे हम क्वेश्चन आते हैं लेकर के कि हुंडरू प्रपात निर्मित है। हुंडरू प्रपात निर्मित है।
अब इसका आंसर जो होगा हुंड्रो जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपका जो सही आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी पर होगा। यानी स्वर्ण रेखा हुंड्रो जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो आपका जो सही आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी पर होगा। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। अब यहाँ पे कहता है क्या कि हुंड्रो जलप्रपात जो है रांची से 45 किलोमीटर, सॉरी, यानी हुंड्रो जो प्रपात है यह रांची से कितना से, रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। अब हम बात करेंगे, आगे देखते हैं, स्वर्ण रेखा नदी पर हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं, कहता है क्या भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो भारत की, आपको ध्यान रखना होगा कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपका जो सही आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन। यानी भारत की अगर सर्वोच्च चोटी पूछा जाएगा तो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको आप केटू के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए इसके बारे में कहता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई, हिमालय श्रेणी के जो है पर्वतों की ऊंचाइयां एवं संबंधित देश इस प्रकार है। अब माउंट एवरेस्ट कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, तो आपका जो सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है, जो नेपाल में अवस्थित है। लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर। अब दूसरा है गॉडविन ऑस्टिन का जो है, जिसको आप केटू कहते हैं, केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर है, जो भारत में अवस्थित है। अब दूसरा देखिए कंचनजंगा, यह इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, जो भारत में अवस्थित है। अब आप देख लिए मकालू पर्वत, मकालू पर्वत जो है 8463 मीटर है, जो नेपाल में पड़ता है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि हिमालय में हिम रेखा, हिमालय में जो है हिम रेखा निम्न में से किसके बीच में होती है, तो आपका जो सही आंसर होगा 4300 से 6000 मीटर पूरब में है। ये हिमालय से हिम रेखा जो है किसके बीच में होती है, तो आपका जो सही आंसर होगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में होती है। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हिमालय, इसी का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए पहले। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा, जिसको आप स्नो लाइन बोलते हैं, की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती है। यानी कि हिम रेखा जो है, स्नो लाइन जो है, इसकी ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। क्वेश्चन रहेगा पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। आगे देखते हैं हिमालय का पर्वत पर्वत हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा शिवालिक होगा। आपका जो सही आंसर होगा शिवालिक होगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, तो शिवालिक होगा। इसके बारे में आप जानना चाहेंगे, देख लीजिए। पता है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। क्वेश्चन रहेगा कि हिमालय का पदीय यानी पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक के किस भाग पर, तो आपका जो सही आंसर होगा दक्षिणी भाग पर अवस्थित है। और ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां है। कौन सी श्रेणियां है, तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां है, जो शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है
शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। अब ये शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? तो आपका जो सही आंसर होगा ये सेनोजोइक युग में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? तो आपका जो सही आंसर होगा सेनोजोइक युग में हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी के बारे में कहता है कि शिवालिक या हिमालय का निर्माण। देखिए शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व यानी प्लियोसिन, पूर्व प्लियोसिन अर्थात सेनोजोइक। क्वेश्चन रहेगा कि अगर सेनोजोइक युग न दे करके प्लियोसिन का पूर्व प्लियोसिन, तो आपका सही आंसर होगा पूर्व प्लियोसिन बोलिए या था सेनोजोइक, दोनों एक ही बात है। अब कहता है कि भारत के अतिरिक्त, क्वेश्चन है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय, भारत तो निर्मित है ही, लेकिन उसके जो है प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है तो किस कल्प में? तो आपका जो सही आंसर होगा सेनोजोइक कल्प में होगा। अब इसका देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या कहता है कि प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण, प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में। कौन कल्प में? तो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण है। अब अगला हम देखते हैं कि छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार के बारे में कह रहा है। तो आपका जो छोटा नागपुर पठार के बारे में कह रहा है, छोटा नागपुर पठार क्या है? तो छोटा नागपुर पठार क्या है? तो आपका जो सही आंसर होगा यह एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर पठार कैसा है? तो यह एक अग्रगंभीर है। अब इसके बारे में देखिए, कहता है छोटा नागपुर पठार यानी में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है और ये मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है और इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र एस्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। पठार में जो है ढाल किस रूप में मिलते हैं? तो तीव्र एस्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। अतः यह जो है एक अग्रगंभीर है। क्वेश्चन रहेगा छोटा नागपुर पठार कैसा है? तो यह एक अग्रगंभीर है। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत के भू आकारों के बारे में कहता है कि भारत के भू आकारों के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है? आपका जो आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, इसका हो जाएगा 1 2 3। मतलब क्या? संरचनात्मक दृष्टि से ये जो है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कहने का मतलब भू आकार की संरचना के बारे में मानना है, क्या मानना है? तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पर दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। किसका भाग है? तो दक्कन पठार का विस्तारित भाग है। दूसरा है कश्मीर घाटी की रचना एक समभी नदी में हुई है। में हुई है तो समधी नदी में हुई है। और दूसरा है, आप देखिए दूसरा के बारे में कह रहा है कि क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो किसमें हुई है? तो अग्रगर्त में हुई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अग्रगर्त में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेघालय पठार के बारे में ही दिया हुआ है। अब अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कहता है क्या कि यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर में है, कहता है मेघालय पठार का अंश नहीं है। यानी कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो अब इसमें जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो भुवन की पहाड़ियां। कौन सी हो जाएगा? तो भुवन की पहाड़ियां जो है ये अंश नहीं है। अब देखिए कहता है भुवन पहाड़ी के बारे में क्या कह रहा है कि भुवन पहाड़ियां, भुवन पहाड़ियां जो है मिजो हिल्स के भाग है। किसके भाग है भुवन पहाड़ियां? तो मिजो हिल्स के भाग है। और जो पूर्वोत्तर हिमालय का
अंग है। किसका अंग है? तो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। अब देखिए, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय पठार के भाग है। क्वेश्चन रहेगा कि गारो, खासी, जयंता क्या है? तो यह जो है ये पठारी पहाड़ियां ये मेघालय पठार के भाग हैं। किसका भाग है? तो मेघालय पठार के भाग हैं। अब अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, कहता इल्मेनाइट, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ, इल्मेनाइट भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है। यह किसका खनिज है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा टाइटेनियम का खनिज है। किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का खनिज है। के बारे में कहता है इल्मेनाइट एवं रूटालाइन। इल्मेनाइट कहता है क्या? इल्मेनाइट यानी FeO इंटू TiO2 एवं रूटाइल TiO2 टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज है। यह कहीं भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट यानी गुजरात से लेकर के दीघा तक पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत की तटरेखा की लंबाई क्या है? भारत की तट रेखा की लंबाई के बारे में क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन पे यहाँ पे जो है इसको आयोग जो है यानी कि इसका आंसर जो है सस्पेंशन में रख करके इसका जो है डिलीट कर दिया था। इसका आंसर देखिए क्या कहता है कि भारत की तट रेखा कितनी है? तो आपका जो है भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। यानी एग्जैक्ट अगर पूछा जाएगा मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। जो मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? तो 2094 किलोमीटर है। और भारत इस संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है। अतः यह विकल्प कोई सही नहीं है। मतलब 7516.6 किलोमीटर है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी भाग क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी भाग क्या कहलाते हैं? तो आपका जो सही आंसर होगा सह्याद्री पर्वत होगा। क्या होगा? तो सह्याद्री। मतलब कहने का हो गया कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। मतलब पश्चिमी घाट को, किस घाट को? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा पश्चिमी घाट को। और इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। क्वेश्चन रहेगा कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो 1200 मीटर है। केरल में इसे सह सह पर्वतम, सह पर्वतम के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी घाट को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो सही आंसर होगा सह पर्वतम के नाम से जाना जाता है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सह पर्वतम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, इसके बारे में सही आंसर जो है क्या कहता है वो देखिए। क्या जो है कहता है कि नाथुला, नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित। कौन दर्रा? तो नाथुला। लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई कर रहा है तो नाथुला की ऊंचाई 14,450 फीट और मीटर में 44.4 मीटर है। और देखिए दूसरा है जोजिला। जोजिला की ऊंचाई 11,578 फीट है। और रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट जो कि 3978 मीटर अर्थात खैबर दर्रा की ऊंचाई 3510 फीट। परंतु भारत का जो है परंतु भारत का परंतु कहता है क्या कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान। यानी क्वेश्चन रहेगा कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा का नाम क्या है? तो यांगजी दीवान है। क्या नाम है दोस्त? यांगजी दीवान है, जो 5890 मीटर है। क्योंकि विकल्प में तो दिया नहीं है, अतः ये क्वेश्चन जो है सही उत्तर विकल्प ये होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? अगर यह
वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है ये काम की चीज़ है, तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। अब देखिए कहता है क्या, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है तो दक्षिण पश्चिम भारत में। कहाँ है? तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। यह भारत का कैसा प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन रहेगा कि लक्षद्वीप का जो है अरब सागर में द्वीपों का समूह है, जो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपका सही आंसर होगा 32 वर्ग किलोमीटर। और लक्षद्वीप में अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं और लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। क्वेश्चन रहेगा कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है टोटल? तो आपका जो सही आंसर होगा 36 होगा। क्या होगा? तो 36 होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट कहता है क्या कि लक्षद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। अब देखिए यहाँ पे, और जबकि इनमें से जबकि इनमें से इनमें से केवल 10 ही आबाद है। लक्षद्वीपों के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मेनिकाय कहते हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को क्या कहते हैं? तो अमीन द्वीप। लक्षद्वीप समूह के जो है उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मेनिकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मेनिकाय कहते हैं। और मेनिकाय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन रहेगा कि मेनिकाय शेष द्वीप से कितना डिग्री चैनल से अलग होता है? तो इसका सही आंसर होगा 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। इसके बाद देखिए, कावारती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। क्वेश्चन रहेगा कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो आपका तो उसकी राजधानी हो जाएगा कावारती। अब कावारती द्वीप जो है द्वीप पर ही स्थित है। अब अगला देखिए, क्वेश्चन है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है यह कैसा है? तो आपका सही है, प्रवाल उत्पत्ति का है। ये द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है यह कैसा है? तो प्रवाल उत्पत्ति का है। आपका जो है अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछ ही दिया है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? तो 36 गो द्वीप है। कितना द्वीप है? तो 36 गो द्वीप है। कितना द्वीप है? तो 36 गो द्वीप है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह क्या है? तो यह जो है महाराष्ट्र का एक अंग है। महाराष्ट्र का अंग। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है विदर्भ कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र का अंग है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र का अंग है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों में वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो वन के अंतर्गत किस राज्य में क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, अगला है में कहता है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? मतलब किस पहाड़ी पर? देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है? तो आपका आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पर जो है ये दोनों मिलता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट, ये जो है पूर्वी घाट कहाँ पर है? तो ये प्रायद्वीप के जो है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के बिंदु पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है।
नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ये नीलगिरी पहाड़ी को क्या कहा जाता है? तो ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो 2637 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन रहेगा कि सर्वाधिक ऊंची चोटी नीलगिरी की कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोदा बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां क्या है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां का आंसर क्या होगा? तो ये कार्डमम की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? तो कार्डमम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? तो कार्डेमम की पहाड़ी जो है कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी है। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। यह जो है पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद अगर कोई पूछे तो दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसमें इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत गांठ है। नीलगिरी पहाड़ी क्या है? तो एक स्थलीकृत घाट है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वतें मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है। कई बार हो गया क्वेश्चन। नीलगिरी पहाड़ी का जो है सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाई मुडी या अनामलाई पर्वत चोटी है। अगर क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाई मुडी या अनामलाई पर्वत चोटी है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। किधर है? नीलगिरी के दक्षिण में है। अनामलाई के दक्षिण में कार्डेमम इलायची की पहाड़ियां हैं, जो कन्याकुमारी के नजदीक अवस्थित है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन है? क्षेत्रफल के क्रम में देखेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के बारे में बताया, उसके बाद भारत में जनसंख्या के अनुसार, किसके अनुसार? तो जनसंख्या के अनुसार, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। मतलब बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य। कौन सा बड़ा राज्य? तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सॉरी, तीसरा सबसे बड़ा राज्य तो हो गया आपको बिहार। एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है बिहार। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 13वां हो गया है। कौन सा हो गया है? तो 13वां हो गया है। अब देखिए यहाँ पे तथा भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुक्ता कहाँ संकेंद्रित है? यानी कि यह जो है कहाँ संकेंद्रित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। कौन सा भारत हो जाएगा? तो दक्षिण भारत हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के यहाँ पे द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित भाषा से है। तो द्रविड़ भाषा से इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। अब 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आते हैं
देखते हैं 28 नंबर में क्या है, कहता है क्या, भील जाति, भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में पाया जाता है। अब भील जाति, भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिक वासित है। मतलब भील जनजाति की बात अगर करें तो एक जगह पे नहीं पाई जाती है। यह भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राज्यों में पाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन है कि पता है कि कौन से जाति निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। जब अपने लोग जानेंगे कि कौन जाति, कौन जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, तभी तो उसको निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है, कहता सही नहीं है, जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए भील तो गुजरात में अभी जस्ट पढ़े हैं, गद्दी हिमाचल प्रदेश जानते हैं, कोटा तमिलनाडु में ये भी जानते हैं, लेकिन टोडा जो है ये केरल में नहीं पाया जाता है। का जो है सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। तो टोडा जो है ये तमिलनाडु में पाया जाता है। अब कहता है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है, अलकनंदा एवं भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पाई, भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है। मतलब गंगा नाम से जानी जाती है। तो आपका जो सही आंसर होगा देवप्रयाग। कहाँ हो जाएगा? अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में। पानी पी ले। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, देवप्रयाग। ये जो है देवप्रयाग के बारे में देखते हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में अवस्थित है, तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। यह किसके है? संगम पर स्थित है, संगम पर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में यरलुंग, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यरलुंग जंगबो नदी, ये ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बारे में आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि तेल नदी, तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी के बारे में कह रहा है। तो तेल नदी जो है आपका जो सही आंसर होगा, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है ये प्रमुख महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईब, मान आदि नदी है। अगला हम बात करेंगे, आगे हम देखते हैं इसको, पता है कि कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आपको आंसर हो जाएगा, यानी कि गंगा, देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र था गोदावरी, गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी का दूसरा है महानदी कृष्णा था कावेरी। ये तीन, ये जो है छह नदी है, गंगा ब्रह्मपुत्र था गोदावरी और दूसरा है महानदी कृष्णा था कावेरी। ये तीन छह नदियां जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन में जाते हैं। कहता है कौन सी नदी घाटी निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? तो अब इसके बारे में इसका देखिए, इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल से बहने वाली एक नदी है। कौन सी नदी है?
तो उत्तरी कोयल से झारखंड से बहने वाली एक नदी उत्तरी कोयल जो है नदी है, जो झारखंड से बहने वाली एक नदी है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर ये जो है उत्तरी कोल नदी, जो कोल नदी इसकी एक सहायक नदी है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये सोन की एक सहायक नदी है और यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी पहली यमुना सहायक नदी है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि दक्षिणी कोयल नदी झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। तो उसके बाद कहता है बराकर नदी, ये जो बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। क्वेश्चन रहेगा कि बराकर नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है, तो दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियां हैं। इस तरह ये विकल्प ई हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। यानी क्वेश्चन है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। ये आप भी जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन शहर अवस्थित है उसको देख लीजिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, भागलपुर गंगा नदी के किनारे है और कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है। लेकिन ये उत्तर काशी जो है ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। अब हम अगला देखते हैं, अगला बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन हम आगे लेके चलते हैं। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है। कौन सा सबसे सूखा, यानी कि सबसे सूखा स्थल के बारे में कहा जा रहा है। सबसे सूखा स्थल के बारे में क्या कह रहा है वो देखेंगे। सबसे सूखा स्थल, सबसे सूखा स्थल में कौन है, तो कहता है सबसे सूखा स्थल में हो जाएगा आपका लेह जो है सबसे सूखा स्थल है। लेह जो है सबसे सूखा, यानी भारत लेह भारत लेह जो है भारत का सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। लेह भारत का सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल भी है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे अमृतसर एवं शिमला। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, तो आपका सही जो आंसर होगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता का कारण है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अब आगे हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए कहता है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस मानसून से, तो आप सभी जानते होंगे इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कहां से वर्षा होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। अब आगे हम देखते हैं ये अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए पता है दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। ये दुमटी जिसको लोम बोलते हैं, मिट्टी में कौन सा कण मिलता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा बालू का कण भी इसमें मिलता है, चिकना कण भी मिलता है, पांसु कण भी मिलता है और सभी प्रकार के कण, मतलब बालू चिकना और पांसु ये तीनों प्रकार के कण दुमटी में मिलता है। अब देखिए यहाँ पे यह जान लेना जरूरी है कि दोमट मिट्टी में जो है बालू का 40% कण पाया जाता है
और 40% मृत्तिका के कण और 20% गाद के कण। मतलब दोमट मिट्टी में बालू का कण कितना परसेंट, तो 40% और मृत्तिका का कण 40% और हो गया गाद का कण 20% पाया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि पौधों का को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। क्या हो जाएगा, तो चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक किसमें मिलता है, तो चिकनी मिट्टी में। क्योंकि चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृत्तिका व बालू की कुछ मात्रा ही पाई जाती है और वायु का आवागमन कम होता है। अब हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो बिहार के क्षेत्र में अगर सिंचाई होती है तो किस नहर से, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा त्रिवेणी नहर। कौन सा नहर हो जाएगा, तो त्रिवेणी नहर। आपका जो आंसर हो जाएगा ये त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर, आप इसको देख लीजिए कि त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है। प्रश्न रहेगा कि त्रिवेणी नहर कहां से निकलती है, तो यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है कि इसको जो है हरित क्रांति के घटक को चुनिए। तो हरित क्रांति के घटक को चुनना है, तो अब हरित क्रांति के कुछ प्रमुख घटक है। जैसे सबसे ज्यादा जो है हरित क्रांति में क्या क्या बेनिफिट आया, तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर लिया गया है। ये देखिए, सबसे पहले तो उच्च गुणवत्ता वाला, उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज। दूसरा हो गया सिंचाई। तीसरा ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़क और विपणन। ये जो है चारों जो है ये हरित क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि कौन से एक कृषि के उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो आपका जो सही आंसर होगा, ये देखिए विकल्पों में जो सही उपाय कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता। लेकिन भारत में, अगर भारत की बात करें तो 60 से 70 के दशक बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों का उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। 60 से 70 के दशक, मतलब 1960 और 70 के बीच में, इसमें देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। अब हम 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं कि इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये जो है हरित क्रांति हो जाएगा, श्वेत क्रांति हो जाएगा और नीली क्रांति। यानी कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति इंद्रधनुष्य क्रांति से संबंधित है। ये जो है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें जो है यहाँ पे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति, ये जो है ना, ये सब तो हम अभी बताए हैं। काली क्रांति किससे संबंधित है, काली क्रांति किससे संबंधित है, तो अब देखिए आगे। काली क्रांति संबंधित है किससे, तो आपका सही होगा कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति किससे संबंधित है, तो कच्चा तेल उत्पादन से। अब इसका जो है कुछ कुछ है मेन पॉइंट है, उसको देख लीजिए। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल से है, यानी कि काली क्रांति का संबंध जो है कच्चा तेल उत्पादन से है। जबकि अन्य क्रांति को देखिए तो गुलाबी क्रांति प्याज से रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो प्याज उत्पादन से है, प्याज उत्पादन से है। उसके बाद नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, यानी नीली क्रांति जो है किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से है, यानी मछली उत्पादन से है। और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है और लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से है और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। मात्र 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं दोस्त।
हम देख रहे थे, टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिस कारण थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। तो हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, कहता है क्या भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी कि आप देखिएगा, सर्वाधिक राज्य में जो है क्रम से पूछा जाएगा तो पहला नंबर उत्तर प्रदेश का है, 1 नंबर। 2 नंबर हो जाएगा पंजाब, और तीसरा है हरियाणा। ये जो है 2020-21 का आंकड़ा कहता है। 2020-21 के आंकड़े के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा हरियाणा। ये 2020-21 के आंकड़े के अनुसार कहता है। लेकिन अगर हम बात करें आगे आकर के, तो ये जो है ना, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक 3 राज्य कौन सा है? यूपी, एमपी एवं पंजाब। यूपी, एमपी एवं, ये सॉरी, हम जो है बता रहे थे अभी, ये प्रश्न काल के दौरान का बात है। लेकिन वर्तमान में जो 20-21 का आंकड़ा कहता है, वो क्या कहता है? तो 1 नंबर में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, 2 नंबर मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब। गेहूं उत्पादक राज्य 3 गो है, यूपी, एमपी एवं पंजाब। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो इसका सही जो जवाब होगा, आप देख सकते हैं, का सही जवाब होगा आपका, ये जो है उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब आप देखिए, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है? तो आपका जो सही जवाब होगा, बिहार एवं यूपी। कहाँ पे हो जाएगा? तो बिहार एवं यूपी, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। अब कहता है क्या, ये ये जो है 2020-21 के अग्रिम अनुमान के आंकड़े के अनुसार कहता गन्ना उत्पादक 8 राज्यों का क्रम इस प्रकार है। जैसे 1 नंबर में आप देख लीजिए, यूपी है, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 3 नंबर कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब है। अतः एक सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कहता किस राज्य में राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आपका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी राज्य में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है?
तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है और गन्ने का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये 2019-20 की आंकड़ा कहता है, जबकि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वर्ष 2020-21 में भी उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है। तो अब ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में एक मात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका जम्मू कश्मीर होगा। आपका जो सही जवाब होगा, केसर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा जम्मू एंड कश्मीर। अब अगला देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है। नकदी फसल कौन सी है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ज्वार। नकदी फसल का मतलब होता है कि आप जैसे ही तैयार किए फसल को आप मार्केट में ले गए और उससे बेच करके पैसा ले लिए, तो ये नकदी फसल में कहलाता है। तो ये नकदी फसल में जो है कौन नहीं है, तो ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। जैसे जूट, मूंगफली और गन्ना ये नकदी फसल के अंतर्गत आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भारत के कौन से दो सब राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लो आयस में संपन्न है। लो आयस में संपन्न का मतलब लो आयस उसके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा जो है दो ऐसे राज्य हैं जहां पर लो आयस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। के बारे में थोड़ा डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार जो है लो अयस्क का भंडार यानी हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट लिखित है। जो लो अयस्क का जो है दो अयस्क है, एक हेमेटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट है। और जो उड़ीसा में 7,55,875 लाख अंठावन सॉरी 7,55,881 हजार टन है। और मध्य प्रदेश में जो है 32,99,000 3,29,963 टन है। और बिहार में 714 टन हजार टन है और ये अनुपलब्ध है। और पश्चिम बंगाल में तो लो अनुपलब्ध ही है। तो भारत में लो अयस्क में संपन्न राज्यों में प्रमुख राज्य इस प्रकार है। कर्नाटक हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया। कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड ये जो है छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब आगे हम देखते हैं आता है कि लो अयस्क में बेलाडीला में किसका खनन होता है। तो बेलाडीला में किसका खनन होता है, 54 नंबर देखेंगे। इसका जो है आंसर हो जाएगा बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। बेलाडीला खान जो है बेलाडीला खान जो है कहाँ अवस्थित है, तो बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। कौन जिले में, तो दंतेवाड़ा जिला। और दंतेवाड़ा जिला किस राज्य में पड़ता है, तो ये छत्तीसगढ़ के में पड़ता है। यहाँ हेमेटाइट लो अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लो अयस्क है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लो अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि अन्य राज्यों से होती है। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित है। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा रांची में। कहाँ हो जाएगा, तो रांची में ये कोयला की खानें अवस्थित है। फिर आप देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये झारखंड में हो जाएगा। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो ये झारखंड में होता है। राज्य में होता है, तो झारखंड में होता है। अब अगला हम बात करेंगे। अगला हम बात करते हैं देखिए आता है झारखंड के बारे में
झारखंड के झरिया क्षेत्र, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे जो है कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कोयला। झरिया किसके लिए फेमस है? तो कोयला के लिए फेमस है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कोयला के बारे में विचार करने के लिए कहता है क्या? इसमें निम्न कोटि का कोयला संसाधन में बाधा करता है, यानी कि भारतीय कोयला, यानी कि आंसर देखिए, कहता है भारतीय कोयला उद्योग की समस्या पर विचार करना है। समस्या क्या क्या है सो देखिए। समस्या क्या है? निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संकलन में बाधा है, पहला गड़बड़ी है। दूसरा क्या है? धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी है। और चौथा है कार्य संचालन कीमतें। ये जो है ये समस्या है। अब जैसे देखिए का जो है अगला बात है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। कहता है क्या? इस 59 नंबर 59 नंबर में आंसर क्या कहता है? देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र का भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र भंडार कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा डिगबोई, असम में। डिगबोई असम में जो है तेल क्षेत्र पाया जाता है, सबसे पुराना तेल क्षेत्र। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र का भंडार असम के डिगबोई में है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी, जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार का नाम क्या है? तो असम का डिगबोई है। दूसरा देखिए, ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है, सबसे पुरानी तेल घाटी है। अब अगला देखिए, भारत सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट, भारत में कब ऊर्जा संकट आया? तो ये 1970-80 के दशक में आया। क्यों हुआ? तो इस समय जो है तेल की कीमतें जो है 4 गुना बढ़ा दिया गया। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में कितनी थी? अब देखिए, ये क्वेश्चन 1994 ईस्वी का डाटा पूछा गया है, जबकि ये 2011 में भी पीएससी क्वेश्चन उठाया है। कहता है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में कितनी थी? तो आपका सही आंसर होगा 243 किलोग्राम तेल के बराबर। मतलब भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी थी? तो आपका जो सही आंसर होगा 243 किलोग्राम तेल के बराबर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 63 नंबर 63 नंबर अब सवाल आता है। 63 नंबर सवाल में हम देखते हैं, आप लोग बहुत देर से लगे देख रहे हैं, और आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसे अधिक से अधिक मात्रा में से लाइक और शेयर करेंगे, ताकि मेरा हौसला बना रहे। फिर आप देखेंगे कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता का कारण पर विचार करना है। तो आपका जो है के बारे में कह रहा है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सब सही है क्या? कि कहता है कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, यानी कम पर बिजली विक्रय का मतलब बेचना। दूसरा, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती है। क्या होती है? तो काफी है ज्यादा। और राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। और चौथा है, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया। ये चारों जो है ये वित्तीय रुग्णता के बारे में बात करता है। फिर हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 64 में कहता है कि टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है? ये टिस्को जो है ये एक इस्पात संयंत्र है। यह कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जो आंसर होगा टाटा नगर। कहाँ पर है ये? तो जमशेदपुर में है। ये कहाँ पर है? तो टाटा नगर जमशेदपुर में है। अब देखिए, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है। अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। क्वेश्चन पूछ देगा कि टाटा क्या है? तो टाटा जो है भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी का क्या नाम है? तो टाटा है।
टाटा नगर जो जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह थाने की स्थापना 1907 में। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि टाटा नगर में जो है किसको की स्थापना, किसको इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में की गई थी। हम इसलिए डिस्कशन देखते हैं क्योंकि इसमें कई सारा क्वेश्चन और भी मिला रहता है। अब हम बात करने जा रहे हैं आगे 65 नंबर क्वेश्चन में। कहता बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं डालमिया नगर के बारे में, तो डालमिया जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अब है 66 नंबर में आते हैं, देखते हैं 66 नंबर क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित संस्थानों में कहा तांबा उद्योग, अब देखिए तांबा, कहता है कि कहा तांबा उद्योग स्थापित है। तो तांबा उद्योग जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतरी। याद रखिएगा तांबा के बारे में अगर बात करें तो खेतरी, खेतरी एक जगह है और ये खेतरी कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतरी जो है कहाँ अवस्थित है, तो ये झुंझुनू जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो झुंझुनू जिले में स्थित है। उसके बाद कहता है कि यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खेतरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉपर प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है, तो आपका जो आंसर होगा यह जो है क्षेत्रीय होगा। क्षेत्रीय कहाँ पाएगा, कहाँ जगह है, तो ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। अब देखिए, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग, रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो परमाणु ऊर्जा के लिए। तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो परमाणु ऊर्जा के लिए। टीटागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कागज उद्योग के लिए। और रांची जो है इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे बात करेंगे राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जो सही आंसर होगा ये तांबा खनन के लिए। किसके लिए, तो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए, भारत में जो तांबा किस शिलाओं के रंध्र में पाया जाता है, तो आपका सही जवाब होगा धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। भारत में शीर्ष ताम्र अयस्क का भंडार क्रमशः राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य में है। वर्ष 1819 में तांबे का उत्पादन सर्वाधिक यानी मध्य प्रदेश। तांबा उत्पादक राज्य 2019 में कौन था, तो मध्य प्रदेश था, राजस्थान एवं झारखंड था। अब कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज पर आते हैं हम। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, ये क्वेश्चन टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। टीआरई 2 में कहा था कि महानगर स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो यह जो है आपका सही आंसर होगा स्वर्ण व्यापार का मार्ग है। सॉरी, स्वर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का मार्ग है। यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। अब देखिए इसके बारे में क्या कहता है। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। कौन सा परियोजना है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। अब आगे हम आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो किससे होता है, तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा अगर अभी यूज कर रहे हैं तो अपने लोग राष्ट्रीय राजमार्ग का, तो आपका सही आंसर होगा 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। अब इसके बाद
हम आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। ये भी क्वेश्चन टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। ये देखिए ये टीआरई 2 में क्वेश्चन कैसे पूछा था, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा था अटल टनल अटल सुरंग अटल सुरंग की लंबाई अटल सुरंग की लंबाई क्या थी। तो यहाँ पे 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई क्या थे, तो 9.02 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यानी कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो अटल टनल पार करती है पूर्वी पीर पंजाल को। इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं थोड़ा सा। कहता है कि 9.2 किलोमीटर अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टनल की आधारशिला रखी थे। अब देखो क्वेश्चन रहेगा कि अटल सुरंग के का आधारशिला किसने रखे थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। किसने रखा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। क्वेश्चन रहेगा अटल सुरंग के उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। कब किया, तो 2000 ईस्वी में किया। अब देखिए 71 में कहता है राजधानी ट्रेन, कहता है कौन सी ट्रेन जो है सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है। अभी जो है भारत में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम सेंट्रल। कौन सी ट्रेन है, त्रिवेंद्रम सेंट्रल ट्रेन जो है ये सबसे अधिक लंबी दूरी तय करती है। अब देखिए प्रश्नकाल के समय में क्वेश्चन है ये। अब ऐसा नहीं कि वर्तमान में राजधानी एक्सप्रेस अभी देखिए बहुत फास्ट ट्रेन है, तो लेकिन अभी भी लेट हो जाती है कभी कभार। इसके बारे में देखिए त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन, त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन जो है 12,431 31 की अधिकतम दूरी तय करती थी। लेकिन भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। कौन सा एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस। सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। अब अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखिए कुरियर सेवा, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने, कौन विभाग, भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था। कब, तो इसका सही आंसर होगा 1986। 1986 सही आंसर होगा 1986। मैंने कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा मतलब हम आपसे फास्ट बन जाएंगे। तो मतलब डाक विभाग से द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया, ये कब, तो 1986 ईस्वी में। अब 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कम कर दे। अब क्वेश्चन है कहता भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ। तो प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ, तो आपका जो सही आंसर होगा वो देखिए भारत में 1850 ईस्वी में। अब तो भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच कब शुरू की गई। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब की गई, तो आपका सही आंसर होगा 1850 ईस्वी में। और यह जो है डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड के ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने, कौन कंपनी, ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी ने लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद, कराची टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया। ये जो टेलीफोन एक्सचेंज है यह स्थापित किया गया कब, 1881 में।
लेकिन सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब की गई? तो 1850 ईस्वी में। अब देखिए 28 जनवरी की बात है। 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना करी। आज जो अपने लोग टेलीफोन पे कहते हैं हेलो, वो वाला शुरुआत कब किया गया? तो 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। तो अब आप देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि पाट अंचल अवस्थित है। पाट अंचल यानी रीजन माना क्षेत्र आपका किस में है? तो आपका सही आंसर होगा झारखंड में। पाट अंचल कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड में पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो छोटा नागपुर प्रदेश में ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प भी सही उत्तर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है झुमरी तलैया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 41वीं बीपीएससी में पूछा गया है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में है? झुमरी तलैया, ये झुमरी तलैया जो है झारखंड राज्य के फरमाइश गीत किस राज्य की है? तो झारखंड राज्य के फरमाइश गीत है। अब देखिए अध्यतन में झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। कौन जिले में? झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में अवस्थित है। पहले यह अविभाजित बिहार में अवस्थित है। पहले यह जो बिहार में अवस्थित है, लेकिन अभी की बात करेंगे वर्तमान में तो झारखंड में। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का क्रम सजाएं। क्षेत्रफल के अनुसार यदि आप राज्य का क्रम सजाएंगे तो आप देख लीजिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन हो गया? तो मध्य प्रदेश। यूपी तो है इसमें ऑप्शन में नहीं, तो पहले यूपी होता, राजस्थान होता, लेकिन इसमें क्षेत्रफल में नहीं है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखिए 3,08,252। यूपी 2,40,928 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। बिहार 94,163। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। फिर आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने स्टेटस के माध्यम से अपने दोस्त को शेयर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? तो सही आंसर होगा कच्छ का जिला। ये कच्छ जो है, कच्छ का रंग गुजरात में पड़ता है, उसी के बारे में कह रहा है। कच्छ देखिए लेह जो है लद्दाख में पड़ता है, कच्छ गुजरात में, जैसलमेर राजस्थान में, बाड़मेर राजस्थान में। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बताइए तो बाड़मेर शहर जो है किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आप पता है असम कुल कितने, असम कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? तो आपका जो सही आंसर होगा ये 7 राज्य से घिरा हुआ है। 7 राज्य से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें कोई केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। और वो जो राज्य है उस राज्य में देख लीजिए किस प्रकार है। सबसे पहला है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। ये हम पॉलिटिकल मैप जब बताएंगे उसमें आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है गद्दी लोक निवासी है। गद्दी लोक निवासी है कहाँ की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की। गद्दी लोक निवासी है। गद्दी कहाँ के निवासी हैं? तो हिमाचल प्रदेश के। अब कह देगा बोडो निवासी है कहाँ के? तो बोडो जो है आपको गारो पहाड़ी के। बोडो किस पहाड़ी के हैं? तो गारो पहाड़ी। बोडो जो है ये जनजाति किस पहाड़ी के है? तो गारो पहाड़ी के हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है क्या बोडो जनजाति एक जाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ या गारो जनजाति है। गारो जनजाति है। तो गारो जनजाति कहाँ की है? तो आप इसे पहले जानते थे गारो, खासी, जयंतिया, ये सारे जो है ये मेघालय की है। क्या है? तो मेघालय की है। अब देखिए यहाँ पे मेघालय की है। अब देखिए यहाँ पे
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 6000 मीटर तक होती है। कितना मीटर तक होती है? तो 6000 मीटर तक होती है। किसके अनुसार? ओल्ड हम के अनुसार। किसके अनुसार? तो ओल्ड हम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक गलोनी के अनुसार 2000 मीटर है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा जो है कितना किलोमीटर बहती है? तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब नदी की लंबाई का तात्पर्य ये हुआ कि नदी बहती है कितना किलोमीटर तक। तो सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा, उसका गोदावरी, उसका नर्मदा, फिर महानदी है। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर। शहर तो सब उसी के पास है, लेकिन सबसे बड़ा शहर की बात कर रहा है तो सबसे बड़ा शहर कानपुर है। कानपुर जो है कहाँ पड़ता है? तो ये यूपी में पड़ता है कानपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है जो नदी का स्रोत जहां से नदी निकलती है उसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु नदी बहती है। अब ये ब्रह्मांड सरोवर झील के पास से नदियां निकलती है। फिर हम बात करते हैं, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है यह मानसरोवर झील के निकट क्षेमा युंगदुंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये क्षेमा युंगदुंग हिमनद से निकलती है। उसके बाद हम बात करते हैं सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। सतलज नदी कहां से निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। सिंधु नदी जो मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। अगला हम बात करते हैं, देखते हैं मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो इसका सही जो जवाब होगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र जो है इसका सही आंसर होगा। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियां जयमोली, क्या हो जाएगा? तो जयमोली कौन सा हो जाएगा? तो ये ब्रह्मपुत्र सहायक नदियां है। देखिए यहाँ पे जयमोली कौन सी नदी है? तो जयमोली हो जाएगा। कौन सा नदी है? तो जयमोली हो जाएगा। जयमोली कौन सा नदी हो जाएगा? तो जयमोली हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जयमोली के बाद तीस्ता, जयमोली के बाद तीस्ता नदी है। कौन सी नदी है? जयमोली, तीस्ता, कामेक, सुवर्णमिरी, धनासिरी, बूढ़ी, दिहांग, दिसांग और कोपिली है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो या सांपू के नाम से जाना जाता है। उसी के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में, असम में ब्रह्मपुत्र यानी कि असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत यानी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 77 नंबर में, हिमालयी नदी के बारे में कह रहा है। तो हिमालय की नदी के बारे में इसका जो देखिए आपका जो आंसर है दिया हुआ है, एक और दो केवल सही है कि मतलब अधिकांश हिमालयी नदियां क्या कहता है कि अधिकांश हिमालयी नदियां 12 मासी है। एकदम बिल्कुल सही जवाब है कि अधिकांश जो हिमालयी नदियां 12 मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है।
और हिमालयी नदी की ढाल प्रद्युतिया नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ये बिल्कुल सही जवाब है। फिर हम आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आता है क्या, कौन नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो आपका सही जो जवाब हो जाएगा आंसर दोस्त, नर्मदा नदी है। यानी कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा और ताप्ती दो नदी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन एक ही है, इसलिए इसका आंसर एक ही होगा, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। मतलब नर्मदा नदी किसके मध्य से बहती है? तो विंध्य एवं सतपुरा के मध्य से बहती है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हो गया। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 89 89 में कहता है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा, नर्मदा एवं ताप्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती। पश्चिम की ओर मात्र दो नदी बहती है, जिसका सॉरी तीन नदी है, लेकिन इसमें यहाँ पे ऑप्शन में दो ही है, नर्मदा एवं ताप्ती। एक जो है आपका जो है सही आंसर होगा, वो नदी का नाम है साबरमती। साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है, कई दफा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो तीन है, नर्मदा, ताप्ती एवं साबरमती। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? कावेरी नदी के बारे में कहा रहा है, तो आपका सही होगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यह जो आंसर होगा, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी के बारे में जान गए। अब कह रहा सोन नर्मदा महानदी निकलती है। सोन नर्मदा महानदी निकलती है। तो आप देखिए सोन और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जबकि महानदी धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? सोन और नर्मदा तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, जबकि महानदी जो है धमतरी के सिहावा पहाड़ी धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो आपका सही होगा छोटा नागपुर के पठार से। कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी के बारे में कह रहा है। तो आप देखिए इसका जो सही जवाब होगा, भूमि बंधित लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। लूनी कहाँ से? तो ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम अरावली से निकलती है। 511 किलोमीटर प्रभावित होने के कारण कच्छ की रन दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। अब देखिए एकमात्र नदी है राजस्थान की लूनी नदी जहाँ वर्ष भर पानी जमा रहता है। अब कहता है सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो आप जानते ही हैं अपना कोसी नदी जो है मार्ग बदलने में बहुत मास्टर है। अब कोसी नदी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पता है दामोदर नदी, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी किससे निकलती है? दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी किससे निकलती है? तो आपका सही आंसर होगा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अब देखिए ये जो नदी के बारे में कह रहा है, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से झारखंड से निकलती है। स्वर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? तो हुगली नदी में मिल जाती है। अब देखिए भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? तो आपका सही आंसर होगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। स्थल तथा समुद्री विभेदी का तापन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आता है क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये 90 96 नंबर में 97 में कहता है आम्र वर्षा क्या है?
आम्र वर्षा क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा आम्र वर्षा, कहता है कर्नाटक में, कर्नाटक एवं केरल, कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में हरी झंझावात के साथ साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तरी झंझावत के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल और असम में अप्रैल मई में होने वाले तरी झंझावत के साथ वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। अब देखिए 98 नंबर, बस दोस्त 2-3 क्वेश्चन और होगा, लास्ट हो जाएगा। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? जाड़े के समय में बारिश मिलती है, तो आपका जो सही आंसर होगा तमिलनाडु। आपका जो बारिश के समय में, सॉरी, जाड़े के समय में बरसात जो मिलती है वो जो है तमिलनाडु में मिलती है। देखिए अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब कहता है चेरापूंजी, चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पे? तो चेरापूंजी जो अवस्थित है ये कहाँ पर? तो इसका सही जवाब होगा मेघालय राज्य में। कहाँ पर है? तो मेघालय राज्य में। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? मेघालय। मतलब चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मासिन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, 100 नंबर का क्वेश्चन। देखिए कहता है इसको मिलाना है, इसको मिलाना है। कहता है प्राकृतिक आपदा है, और ये जो है प्राकृतिक आपदा के बारे में कह रहा है। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा के बारे में कह रहा है। हम देखिए 100 नंबर में प्राकृतिक आपदा में कहता है 3-1, मतलब क्या? तो देखिए प्राकृतिक आपदा में तो बाढ़ से मिलाना है। तो बाढ़ जो होता है, बाढ़ उत्तर प्रदेश, बाढ़ उत्तर प्रदेश, बाढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश तथा बिहार के मैदान में, एक मिनट, ये जो है ना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मैदान में, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मैदान में बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश, बाढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश एवं तथा बिहार के मैदान में बाढ़ आती है। भूकंप के बाद आती है तो हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में आती है। सूखा जो है यह मध्य पूर्वी भारत में है। और चक्रवात की अगर हम बात करें तो चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में प्रदेश में आती है। तो अब इस प्रकार से हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हुआ, और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग यह वीडियो जो है बहुत अच्छे तरीके से देखें और कई एग्जामों में इसका लाभ उठाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है प्रत्येक दिन आप सभी 9 बजे लाइव आएंगे, और में हम आएंगे और आप सभी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रात्रि।